गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल में, जहां पर हम लोग सीख रहे हैं प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका, कुछ बारीकियों को समझ रहे हैं। बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, सॉल्व करते रहिए, क्योंकि कहा गया है इट डज नॉट मैटर हाउ स्लो यू आर, हाउ स्लो यू गो, सो लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप, एवरीथिंग इज ओके। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल द बेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 40 नंबर 1। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नर्स एड्रेस टू द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लेजिस्लेचर ईच ईयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। क्या गवर्नर का एड्रेस हो या राष्ट्रपति का एड्रेस हो, क्या हर साल जो फर्स्ट सिटिंग के बाद होता है वो अनिवार्य है? क्या मतलब फर्स्ट सिटिंग ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब फर्स्ट सिटिंग होने से पहले गवर्नर का एड्रेस क्या जरूरी है? क्या ये संवैधानिक मान्यता है या क्या संवैधानिक दायित्व है? दूसरा, a session of a new or a continuing legislature cannot begin without the completion of the governor's address। क्या किसी भी सेशन की शुरुआत बिना गवर्नर के एड्रेस के शुरुआत नहीं की जा सकती है क्या? या जब तक गवर्नर का एड्रेस कंप्लीट नहीं होता तब तक किसी भी सेशन की शुरुआत नहीं की जा सकती है? इज इट राइट? तीसरा है, आफ्टर द गवर्नर्स डिलीवर या डिलीवर्स, जो गवर्नर अपना मतलब भाषण कहिए या संवाद कहिए या एड्रेस कहिए, उसके बाद अ डिबेट मस्ट टेक प्लेस ओनली ऑन द कंटेंट्स ऑफ द एड्रेसेस एंड इट्स सब्जेक्ट टू वोट। ओनली सब दिया है यूपीएससी, देख लीजिए। क्या केवल और केवल उन्हीं कंटेंट पर विचार होगा जिसको एड्रेस किया गया था गवर्नर के द्वारा? बाकी अन्य चीज़ों पर विचार नहीं किया सकता है? सोचिए सोचिए सोचिए। देखिए, ओनली सब भी गलत है, ये गलत हो गया। केवल और केवल एक और दो सही है। चलिए, इसका सही जवाब ए है। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। सबसे पहले बात आर्टिकल 176 की करते हैं, जिसमें कहा गया है एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन। ध्यान रहे, कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन के समय, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, चूँकि पहला जैसे इलेक्शन हुआ उसके बाद एक पहला जो सेशन होगा उस समय उस कमेंसमेंट उस सेशन के बाद, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली एट द कमेंसमेंट द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर एंड कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर। अब जो हर साल जो पहला सेशन होता है उससे पहले, ठीक है, गवर्नर्स shall address the legislative assembly and inform the legislature of the cause of its summon। क्यों समन बुलाया गया है, इसका वो कारण बताते हैं। ओके, इन द केस ऑफ द स्टेट हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो तो उसमें दोनों हाउसेस को असेंबल होना पड़ता है। ये बात आर्टिकल रूप में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ठीक है, 176 में। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। देखिए, लिखा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर द पावर टू एड्रेस अ सीटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, द स्पेशल पावर विद रिगार्ड टू टू ओकेजन। ये दो स्पेशल ओकेजन हैं, ठीक है, जैसा कि आपको पहले बताया, एक जनरल इलेक्शन के बाद और हर साल में जो पहला सेशन होता है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद। तो ये याद रखिएगा आप, session of new legislature after a general election, and second is to address the first sitting of the legislature each year। साधारणतः अगर कहा जाए तो एज द प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, जो एड्रेस करते हैं, दे आर ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। ध्यान रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। ए सेशन ऑफ अ न्यू और ए कंटिन्यूइंग लेजिस्लेचर कैन नॉट बिगिन, ध्यान रहे, कैन नॉट बिगिन विदाउट फुलफिलिंग दिस रिक्वायरमेंट, बिना इस रिक्वायरमेंट के या बिना इस कर्तव्य के पूरा किए हुए किसी भी सेशन की शुरुआत नहीं की जा सकती है। ओके, और फाइनली जो तीसरा स्टेटमेंट था, देख लीजिए क्या लिखा है। आफ्टर द प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर डिलीवर्स द एड्रेस, अ डिबेट टेक्स प्लेस, then the debate take place not only on the contents of the address
जिसको भाषण दिया गया हो, जो बातें रखी गई थी गवर्नर या राष्ट्रपति के द्वारा, केवल उस पे विचार नहीं होता है, बल्कि 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 ऑल्सो द ब्रॉड इशू ऑफ द गवर्नेंस, ब्रॉड इशू पर भी चर्चा होती है। ठीक है, ताकि देश का सही आकलन तो किया जा सके कि देश किस प्रगति पर है, कहाँ जाने वाला है। दिस देन पेव्स द वे फॉर डिस्कशन ऑन बजट। तो इसके बाद एक तरह से बजट लाया जाता है। ओके, तो चूँकि तमिलनाडु के गवर्नर ने वॉकआउट कर दिया था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने उनका ऑब्जेक्शन किया था, क्योंकि उनको जो लिख कर दिया गया था, जो तैयार किया गया था डॉक्यूमेंट्स, वो उनसे डेविएट हो गए थे, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, राष्ट्रपति तो कभी आज तक डेविएट नहीं हुआ है। जो मिनिस्ट्री जो उनको सपोर्ट करती है, जो उनको मतलब लिख कर देती है, वही राष्ट्रपति द्वारा डिलीवर कर दिया जाता है। लेकिन राज्यों में अक्सर हुआ करा है, कई बार हुआ है, और इस बार तमिलनाडु की बारी थी, जिसमें गवर्नर ने अपने विचलन दिखाए, मतलब अपने विचार को चीफ मिनिस्टर के द्वारा या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा तैयार किया गया जो डॉक्यूमेंट था, उससे अलग हटकर उन्होंने स्पीच दिया। तो कहीं ना कहीं उनका जो ऑब्जेक्शन हुआ मिनिस्टर के द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा, तो उसके बाद गवर्नर ने वॉकआउट कर दिया। देख लीजिए कितना बवाल हो रहा है आजकल, राज्यपाल के और चीफ मिनिस्टर के बीच संबंध कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आई मीन सिंपली सो आप कह सकते हैं कि देश में संघात्मक व्यवस्था कहीं ना कहीं अभी चोटिल हुआ है। केंद्र में राज्यपाल का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, या कह सकते हैं हमेशा होता आ रहा है, लेकिन कुछ गंभीर परिणाम अब निकल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल पार्क। उस नेशनल पार्क को आपको ढूंढना है जो कि नेटवर्क है ऑफ क्रीक्स एंड कैनाल्स विच आर inundated with waters from river Brahmani, Vaitarni, Dharma, Pathsala, forming a unique ecosystem. It is a home of largest congregation endangered saltwater crocodile. यहाँ पर ढेर सारा क्रोकोडाइल वाटर आता है इन कंट्री में। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव सिस्टम है यहाँ पर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ मैंग्रोव, एंड इस नेशनल पार्क का नाम है, ऑप्शन आर गिवन। उसका ऑप्शन का सही जवाब है डी इज द राइट आंसर, भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम सुंदरवन के बाद। ये नेशनल पार्क जो है वो क्रीक्स और कैनाल है चारों तरफ इसके, और इसकी जो आसपास जो नदियां हैं जिससे इसका जो पानी मिलता है, ब्रह्मणी, वैतरणी, धर्मा, पाठशाला, फॉर्मिंग यूनिक इकोसिस्टम। इट इज होम ऑफ लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ इंडेंजर्ड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है यहाँ पर, इंडेंजर्ड है जो इन कंट्री। एंड गहिरमाथा बीच which forms the boundary of the sanctuary in the east, the largest colony of olive ridley turtles। olive ridley turtles का बहुत बड़ा कॉलोनी है यहाँ पर। भितरकनिका is also the home of 8 varieties of kingfisher birds which is also a rarity। तो इस कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी पक्षी रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया कि उड़ीसा का डिपार्टमेंट को कहा कि नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड जो है भितरकनिका पास में वो बहुत भयानक राइज कर गया है, बढ़ गया है। अच्छी बात है कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन है यंग प्रोफेशनल स्कीम। यंग प्रोफेशनल स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है। द स्कीम वॉज conceived as a part of India UK migration and mobility MOU signed। India and UK migration and mobility MOU signed and announced at the G20 summit in Bali। The scheme will permit up to 10,000 of their degree holding citizen aged between 18 to 13 18 से 30 साल to live and work in each other countries for the period of 5 years। Which are the correct? युवा यंग प्रोफेशनल स्कीम के तहत तो पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दोनों गलत है। देखिए, यंग प्रोफेशनल स्कीम was
stabilized by और पार्ट ऑफ द इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। एमओयू साइन जो है वो 2021 में किया गया है और अनाउंस किया गया था नवंबर में G20 समिट जो कि माली में हुआ था। ठीक है, बाली में हुआ था, माली में, बाली। इट विल परमिट अप टू 3000 ऑफ देयर डिग्री होल्डिंग सिटीजन, 3000 डिग्री होल्डिंग सिटीजन्स को अलाउ कराएगा जिसकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच में है, वो लिव एंड वर्क इन ईच अदर्स कंट्रीज फॉर 2 ईयर्स, ओनली फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए एक दूसरे के देश में रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। द प्रोग्राम will be reciprocal, allowing UK professionals in the same position to participate in a professional exchange by living and working in India। और यूके वाले को भी एक मौका दिया गया है कि आप भी आइए हमारे यहाँ, एक्सचेंज कीजिए अपने विचारों को। इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम साइन द एक्सचेंज लेटर्स फॉर द यंग प्रोफेशनल स्कीम इन लंदन। तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ के यंग यहाँ आएंगे, यहाँ के यंग वहाँ जाएंगे, दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान होगा। हालांकि ये 2 साल के लिए है, 18 से 30 साल के उम्र दराज बच्चों के लिए है, डिग्री होल्डर्स वाले के लिए है, मान्यता दोनों जगह मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू ओजोन लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर वेरीज वर्ल्ड वाइड एंड इज ग्रेटली थिकर नियर द इक्वेटर एंड थिनर नियर द पोल्स। ओके, मतलब आपका कहना क्या है कि नियर के इक्वेटर के पास बहुत थिकर है, और थिकर मतलब मोटा है, और पोल के बाद बहुत पतला है, ऐसा है क्या? ध्यान से समझ लीजिए अच्छा से। ईच द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम विच कंटेन एन ओजोन लेयर। धरती एकमात्र उपग्रह है, आई मीन ग्रह है, नॉट उपग्रह, पूरे सोलर सिस्टम में जिसके पास ओजोन लेयर है। Ozone layer is mainly found in the lower portion of the stratosphere and is formed naturally through the interaction of solar UV radiation with the molecular oxygen। ये स्ट्रेटोस्फीयर का हिस्सा है, पहले ये समझिए। चलिए, दूसरा स्टेटमेंट आपको नहीं लग रहा है कि ओनली प्लेनेट सिस्टम, ये सब इस तरह स्टेटमेंट, आप सावधान रहिए। इसका सही जवाब है केवल और केवल 3 सही है। देखिए, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर जो है ना वो वेरीज करता है वर्ल्ड वाइड एंड जनरली थीनर होता है नियर इक्वेटर। इक्वेटर के पास बहुत पतला होता है और थीकर होता है पोल्स के पास। थिकनेस का क्या मतलब है कि हाउ मच ओजोन इज इन ए कोलम ओवर ए गिवन एरिया, जो कि सीजन बाय सीजन बदलते रहता है। द रीजन फॉर दिस वेरिएशन आर ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ पैटर्न्स एंड सोलर इंटेंसिटी। सीधी सी बात है, एटमॉस्फेरिक का जो सर्कुलेशन होता है वो तो बदलते रहता है ना, और सोलर इंटेंसिटी की मात्रा भी बदलती रहती है, पृथ्वी घूम रहा है, स्थिर तो है नहीं ना। वेनस एज ऑल्सो, वेनस के पास भी अपना ओजोन लेयर है। ठीक है, थीन ओजोन लेयर, वो भी एन एल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर अबव द प्लेनेट सरफेस, 100 किलोमीटर ऊपर वेनस की बात कर रहा है। ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन लोअर प्रोपोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। ये लोअर प्रोपोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली कहा जाए तो 15 से 35 किलोमीटर अबव द अर्थ। धरती से 15 से 35 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फीयर का जो मध्य हिस्सा है उसमें पाया जाता है। ऑल्दो इट्स थिकनेस वेरीज सीजनली एंड जियोग्राफिकली, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज फॉर्म नेचुरली थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विद द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे आक्रमण होता है यूवी का। जब यूवी का आक्रमण होता है तो ऑक्सीजन फ्री हो जाता है, और ये ही ऑक्सीजन फिर O2 से रिएक्शन कर लेता है, बना लेता है O3। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। क्योंकि ओजोन लेयर जो है उसकी जो रिकवरी हो रही है, यही कहना है यूनाइटेड नेशन का। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू दी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी NCMC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी के बारे में। It is a committee set up under the National Disaster Management Authority for effective coordination, implementation of relief measures and operation, which are correct. It is chaired by the Cabinet Secretary and also has an Agriculture Secretary as one of its members, which are the correct.
नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, राष्ट्रीय स्तर पर जो क्राइसिस आता है उसका मैनेजमेंट करने के लिए समिति होना चाहिए ना, उस समिति के बारे में पूछा जा रहा है। क्या ये समिति का स्थापना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत किया गया है? ताकि जनरल सी बातें तो समझ में आता ही आपको, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो कमेटी का स्थापना किया गया वो किस अथॉरिटी के तहत किया गया है, या फिर इसका स्वतंत्र अपना अस्तित्व है। चलिए, आई थिंक यू नो अबाउट द आंसर। यस, इनकरेक्ट पूछा गया तो केवल और केवल ए ही इनकरेक्ट है, दूसरा तो सही है। देखिए, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, a committee that is set up by the government of India in the wake of the natural calamity for effective coordination and implementation of relief and measure and operation। ये जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो स्थापना की गई है ना, इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द कैबिनेट सेक्रेटरी, हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन द कैबिनेट सेक्रेटरी। ध्यान रहे कि किसी डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। इट इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन of such committee. The agriculture secretary shall provide all necessary information to seek the direction। The composition of committee under, एक तो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है चेयरमैन के रूप में, सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मेंबर, एमएचए होता है एगो, उसी तरह एमसीडी होता है, सेक्रेटरी ऑफ, बहुत सारे होता है, उसको आपको याद नहीं रखना, बस समझ जाइए। National Crisis Management Committee under the chairmanship of Cabinet Secretary met today to review the situation in जोशीमठ। तो जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होने वाला है आने वाले समय में, उस पर क्राइसिस का आखिर किस तरह से निपटारा हो, आखिर किस तरह से हम लोग समझ पाए कि प्राकृतिक आपदा और मनुष्यों का विकास की गतिविधि, उनके बीच संबंध कैसा विकसित हो, यही बात है। Consider the following statement with respect to sword missile system। स्वॉर्ड मिसाइल सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। These are the short range and portable surface to air missile। Is it surface to air missile? Is it short range? सब ध्यान रखिए, शॉर्ट रेंज का सरफस है, क्या है, सरफस टू एयर है, एंड कैन बी फायर्ड बाय द इंडिविजुअल स्मॉल ग्रुप्स। मतलब हम अकेले उठा के इसको चला सकते हैं क्या, या फिर कोई स्मॉल ग्रुप के माध्यम से। इट इज़ डेजिग्नाइड या डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर बाय द भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड कैन इंगेज टारगेट्स अल्टीट्यूड ऑफ 450 किलो, सॉरी 4.5 किलोमीटर। मतलब जो 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैठा है उसको हम दाग देंगे इससे, शॉर्ट मिसाइल से। कौन सा सही है सोचिए, शॉर्ट रेंज तो लग ही रहा है, अगर 4.5 किलोमीटर का होगा तो इसका सही जवाब है केवल और केवल एक। देखिए, भी शॉर्ट कहिए या शॉर्ट इज ए मिसाइल दैट इज मेन पोर्टेबल, मतलब इसको कोई अपने कंधे पर लेके जा सकता है, डिफेंस एयर सिस्टम है, इसको मेन पेड्स कहते हैं। दीज आर शॉर्टेज रेंज है, लाइट वेट है इसका, पोर्टेबल है, सरफस टू एयर मिसाइल एंड कैन बी फायर्ड बाय द इंडिविजुअल। मतलब आप ही अपने कंधे पर उठाइए और या फिर कुछ लोग उसको मिल के आराम से इसको चला सकते हैं, और जो एयरक्राफ्ट है, जो हेलीकॉप्टर है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत भारी पैमाने पर यूक्रेन की सेनाओं के द्वारा किया जा रहा है और दागा जा रहा है धड़ाधड़। इसका डिज़ाइन जो है वो डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है, हैदराबाद के कोलैबोरेशन में डीआरडीओ लेबोरेटरी एंड इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर। द मैक्सिमम रेंज इसका जो है वो 8 किलोमीटर है और इसको इंगेज किया जा सकता है 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो इसका डिज़ाइन डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है, 4.5 किलोमीटर ऊंचाई में दाग सकते हैं, और इसका रेंज जो है मैक्सिमम रेंज 8 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। और ये बहुत ही शॉर्ट रेंज का मिसाइल है, पोर्टेबल है, आसानी से उठा के हम लेके जा सकते हैं यहाँ से वहाँ और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल गेव नोट टू बी शॉर्ट मिसाइल सिस्टम बीइंग डिजाइन बाय डीआरडीओ। अगला क्वेश्चन है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्पाइस बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, that are constituted under the Spice Board Act। Spice Board is one of the commodity board functioning under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare। इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ ऑल स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्पाइस बोर्ड। जितना प्रकार का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं मसाला हो, उसके लिए
रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग यही देता है। इज इट राइट? थिंक अबाउट दैट। जहाँ जहाँ दाग लगाया वहाँ पर विचार कीजिए, क्या ये सांविधिक बॉडी है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एग्रीकल्चर वेलफेयर के तहत आता है, क्या इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। एंड और बाकी जो लाइसेंसिंग की बात, तो लाइसेंस देने वाला काम तो जनरल बात है, ये हो सकता है सही। चलिए बताइए, इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा यार। इसका सही जवाब है 1 और 4, केवल और केवल 1 और 4 सही है, क्योंकि पहला वाला बिल्कुल सही था क्योंकि वो सांविधिक बॉडी है ही, और चौथा वाला तो जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन ये विशाखापट्टनम में नहीं भैया। ठीक है, स्पाइस बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है 1987 में ही, और इसके लिए जो एक्ट था उसका नाम था स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986। ठीक है, और याद रखिएगा, विद द मर्जर ऑफ अर्सवाइल कार्डमम बोर्ड, पहले एक बोर्ड हुआ करता था कार्डमम बोर्ड, और स्पाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, दोनों को मर्ज कर दिया गया और बनाया गया था स्पाइस बोर्ड। ठीक है, तो ये किस एक्ट के मतलब बनाया गया है? 1987 स्पाइस बोर्ड एक्ट के तहत 1986 में बना है। स्पाइस बोर्ड इज वन ऑफ द 5 कमोडिटी बोर्ड्स, मतलब 5 में से एक बोर्ड है जो फंक्शनिंग करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के इंडस्ट्री के तहत। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसके तहत काम करता है। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ द 52 शेड्यूल्ड, ठीक है, 52 शेड्यूल्ड स्पीसीज डेवलपमेंट बाय द कार्डमम एंड स्मॉल एंड लार्ज। और रही बात रजिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर कोची में है, ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर कोची में, कोची। और रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ ऑल स्पाइसेस, ध्यान रहे सभी के प्रकार, जितने प्रकार की आपके यहाँ मसाला हम लोग बाहर भेजते हैं। असिस्टेंस फॉर द स्टडीज एंड रिसर्च ऑन द बेटर प्रोसेसिंग, फुल प्रूफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इम्प्रूव grading methods, effective packaging techniques, production of promotional and educative material in a variety of the media for the benefit of the exporter and importer are some of the function of the Spice Board. वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 मुंबई में समापन हुआ। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक बग। ब्लैक बग इज फाउंड ओनली, देखिए ओनली ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, केवल भारतीय उपमहाद्वीप में मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। इट इज शेड्यूल 1 ऑफ द एनिमल अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, शेड्यूल 1 में है। एंड इंडेंजर्ड क्लासिफाइड है IUCN के रेड लिस्ट में। इट इज वाइड स्प्रेड इन राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड अदर एरियाज थ्रू आउट द पेनिनसुलर इंडिया, विच आर द करेक्ट। जब वो इतना भारी मात्रा में पाया गया है फिर भी इसको इंडेंजर्ड रखा गया ब्लैक बग। ब्लैक बग देखिए भारतीय महाद्वीप में मिलता है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको, इसलिए इसका सही जवाब है केवल और केवल 1 और 3 सही है। जी हाँ, केवल और केवल 1 ही, 3 और सही है, क्योंकि भारत ही महाद्वीप में मिलता है, ओनली एंड ओनली भारतीय महाद्वीप में। ब्लैक बग इज फाउंड ओनली, देखिए ओनली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, while males have क्रो स्क्रू शेप, ये कौवा जैसा होता है, क्रो स्क्रू फॉर्म, एंड ब्लैक बग, ब्लैक एंड ब्लैक टू बार्क, डार्क ब्राउन कोट होगा। फीमेल होगा ना उसका फोन कलर, उतना मत जानिए, बस ये समझ लीजिए ये भारत में मिलता है, केवल और केवल भारतीय उपमहाद्वीप में, और इट इज एन एंटीलॉप नेटिव टू इंडिया एंड नेपाल। शेड्यूल 1 में रखा तो गया है, लेकिन ये लिस्ट कंसर्न है, जैसा मैंने आपको दिमाग लगा के बताया, जब इतना भारी मात्रा में मिलता ही है तो फिर इसको इंडेंजर्ड क्यों बताया जाएगा। और रही बात है, एनिमल्स आर मेनली सीन इन 3 बॉर्डर ब्रॉड क्लस्टर, जैसे इंडिया में कहाँ कहाँ, तो एक नॉर्दर्न इलाका में, सदर्न इलाका में, और पूर्वी इलाका में मिलता है। इट इज़ वाइड स्प्रेड स्टेट, जैसे कि पूरा फैला हुआ है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु, उड़ीसा, और भी मतलब ओवरऑल पूरा का पूरा थ्रू आउट द इंडिया में मिलता है, एक बात समझ लीजिए, इसलिए ये लिस्ट कंसर्न है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको शेड्यूल 1 में रख दिया गया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्टडी, उन्होंने एक प्रकाश डाला है, ब्लैक बग इन इंडिया हैज़ फार रेट इन द फेस ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड चैलेंजेस टू द सर्वाइवल, मतलब चिंता का विषय धीरे धीरे सब बनता जा रहा है।
अगला प्रश्न है निकल एलॉय कोटिंग के संबंध में। निकेल एलॉय कोटिंग के बारे में पूछा जा रहा है। द प्रोसेस uses direct current electroplating, which is environmentally begin with the high production capacity. Coating are virtually porosity free with minimal hydrogen uptake and finds application across many industries including plastic coating. प्लास्टिक बोतलिंग में भी कहीं ना कहीं निकेल का कोटिंग हो रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, प्रोसेस करता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। बताइए इसमें सही स्टेटमेंट दोनों के दोनों है क्या है कि एक है कि बी है। इसका सही जवाब केवल बी सही है। देखिए, प्रोसेस ऑफ निकेल एलॉय कोटिंग यूजेस पल्स करंट, डायरेक्ट करंट नहीं, पल्स करंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पल्स्ड करंट का इस्तेमाल होता है विच इज इन्वायरमेंटली बिनायन विद द हाई प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी। मतलब ये ठीक ठाक है। इन द कॉन्ट्रास्ट द कन्वेंशनल डायरेक्ट करंट यूज फॉर क्रोम प्लेटिंग। तो क्रोम प्लेटिंग में डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल होता है, लेकिन निकेल पेंटिंग में पल्स करंट का इस्तेमाल होता है। पल्स करंट का, पल्स करंट समझते हैं आप? बोलिए क्या होता है। अनलाइक इन द कन्वेंशनल डायरेक्ट करंट प्लेटिंग, द कोटिंग वेयर वर्चुअली पोरोसिटी फ्री होता है। ये पोरोसिटी फ्री मतलब इसमें रंध्रता नहीं होती है, छिद्र नहीं होगा, क्रैक फ्री होगा एंड मिनिमल हाइड्रोजन अपटेक, और इसमें हाइड्रोजन समाएगा भी नहीं। दे आर वेरी सक्सेसफुली अप्लाई टू द decasting component used in plastic bottle industry, wherein the temperature at the die interface can over 280 डिग्री सेल्सियस, 280 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये बना कर रख सकता है, सोच लीजिए। विद न्यूमरस एप्लीकेशन इन ऑटोमेटिव, डिफेंस, एरोस्पेस फॉर दिस कोटिंग। अब निकल कोटिंग का सोच लीजिए कहाँ भारी इस्तेमाल होने वाला है। द प्रोसेस नो हाउ इज रेडी फॉर ट्रांसफर एज ए रिप्लेसमेंट फॉर कन्वेंशनल। अब तक जो क्रोम पेंटिंग हो रहा था ना, उसको हटा के अब हम लोग निकेल कोटिंग पे चले जाने वाले हैं, और हो भी रहा है इसका इस्तेमाल। कहें कि ये पर्यावरण के प्रति थोड़ा सा एक नया टेक्निक है, और ये न्यू टेक्निक जो है कोरिजन रेसिस्टेंट भी है। दैट हो सकता है आने वाले समय में ये जो टॉक्सिक क्रोम प्लेटिंग है उसको हटा दे, और बेहतर भी है कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से। निकेल एलॉय इज वेरी गुड कोटिंग। आने वाले समय में निकेल एलॉय कोटिंग होगा। अगला प्रश्न है सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 विच हैज बीन रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डील्स विद। क्या डील्स करता है 6A? बताइए। डिपोर्टेशन ऑफ पर्सन आइडेंटिफाइड एज अ फॉरेनर। यस। रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन डिटेक्टेड एज अ फॉरेनर। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन डिटेक्टेड एज अ फॉरेनर, जो फॉरेनर के रूप में डिटेक्ट किया गया है, उसका रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। 6A Section 6A created a special provision for Assam by which person who entered between 1st January 1966 and March 25, 1971 and who are residing in state upon being detected as a foreigner will be allowed to register. Upon registration, such a person will have the same rights and obligations as a citizen of India, but will not be entitled to be included any electoral roll for a period of 10 years. Okay. A constitution bench led by the Chief Justice of India or D.Y.V. Chandrachud will take up for a Section 6A of a Citizenship Act for the parliamentary determinants. Next question about statement with Digital India and Record Modernization Program. Digital India and Land Record Modernization Program. सबसे पहली बात, इज इट सेंट्रल सेक्टर स्कीम?
implemented by the Department of Land Resource under the Ministry of पंचायती राज. ओके, क्या ये पंचायती राज के तहत है? Records of right, computation of land records, map digitization are some of the components of the program. The program attempts to develop an integrated land information management system across country where different states can add state specific needs. तो पहला स्टेटमेंट आप अगर जानते हैं तो बाकी तो दोनों स्टेटमेंट जो है अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट, यहाँ ध्यान रहे अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स कैन एड स्टेट स्पेसिफिक नीड्स. या या तो 2 और 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम तो है भाई, ठीक है, और इसका एक्सटेंशन जो है 2023-24 तक है टू कंप्लीट इस ओरिजिनल टारगेट एज वेल एज एक्सपेंड विद एम्बिट. It is being implemented by the Department of Land Resources under the Ministry of Rural Development. ये पंचायती राज के तहत नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत है, ठीक है. लैंड का जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है वो सब के सब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत आएगा. रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, कंप्यूटेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, मैप डिजिटाइजेशन, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम, सर्वे are the components of the program. It attempts to build upon the commonalities that exist in the arena of the land records in various states to develop an appropriate integrated land information management system across country, on which the different state can add specific needs as they may deem relevant and appropriate. ये जो integrated land information management system contains the information on the parcel ownership. इसमें ओनरशिप को आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लैंड यूज, टैक्सेशन, लोकेशन, बाउंड्री, द लैंड वैल्यू, इनकम्बरेंसेस एंड मैनी मोर. बहुत सारा यूज है इसका, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज बीन मेड in the computerization of land ownership records. As a cadastral maps of 35% cover 6 lakh village in country have so far been geo-reference. उसको जियो रेफरेंस से कर दिया गया है. आप अपना घर का मैप अपने यहाँ कहीं बैठे बैठे देख सकते हैं. अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के बारे में पूछा जा रहा है. नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, ये जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट that is set up as a non-profit body by the central government for the purpose of the regional and detailed exploration of minerals to implement welfare projects in mining affected area that complement the ongoing scheme projects of the state and central government is one of the objective of National Mineral Exploration Trust. National Mineral Exploration Trust Fund receives money from holders of mining lease or prospecting license cum mining lease, which are the correct. तीसरा स्टेटमेंट आप सोच सकते हैं, सही है. 1 और 3 देखिए इसमें क्या है. नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट एक ट्रस्ट है जो कि सेटअप किया गया है एक नॉन प्रॉफिट बॉडी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो पर्पस है जैसे कि रीजनल और डिटेल एक्सप्लोरेशन हो पाए मिनरल्स का, कहाँ पर कौन सा खनिज है, कैसा खनिज है, कितना उसका मतलब प्रोडक्टिविटी हो सकता है, तो उसके लिए फंड अक्योर्ड होना चाहिए इस लैंड के लिए इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट भी है इसके लिए, जो कि अमेंड किया गया है 2015 में. इसी के द्वारा सेटअप किया गया है NMET.
to implement the various development and welfare projects या programs in mining affected areas, the complement the existing ongoing scheme projects of state and central government is one of the objective of प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। तो मतलब प्रधानमंत्री जो खनिज कल्याण खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जो है उसको भी मतलब कहीं ना कहीं इसमें इंटीग्रेट किया गया है। इसके मदद से आप एक बात तो समझ गए हैं कि जो स्टेट के ऑलरेडी जो प्रोग्राम्स है मनी खनिज को लेकर या फिर सेंटर के जो प्रोग्राम है खनिज संबंधित उसको भी इसमें किया गया है। एक तरह से कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, एक तरह से एक साथ चल सकता है दोनों इसकी। जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट फंड है वो रिसीव करता है पैसा कहाँ से? होल्डर्स ऑफ माइनिंग लीज, जिसको मतलब खनिज खोदने के लिए जो लीज पर दिया गया उसी से उसको पैसा मिलेगा। जैसे आप अगर बहुत बड़े मतलब सपोज इंडस्ट्रीज है या आपके बहुत बड़े मतलब सपोज बहुत बड़ा निवेशक है तो आप ही दीजिएगा पैसा, माइनिंग लीज जिसको दिया जाएगा। और या प्रोस्पेक्टिव लाइसेंसिंग कमिंग लीज an amount equivalent to the 2% of royalty paid in the terms of second schedule। तो 2% रॉयल्टी के रूप में ध्यान रखिएगा 2% ही मिलेगा रॉयल्टी पेड इन द टर्म्स ऑफ सेकेंड शेड्यूल ऑफ द MMDR एक्ट। तो मिनरल ये जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 है ना, उसके तहत 2% का आपको रॉयल्टी मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शंस 154.84 करोड़ टू नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को दिया जा चुका है फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड बूस्टिंग कैपेबिलिटीज। तो पैसा दे चुके हैं, बस बूस्ट कीजिए माइनिंग सेक्टर को। अगला क्वेश्चन है क्यूरेटिव पिटीशन के संबंध में। क्यूरेटिव पिटीशन इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द plaintiff after an adverse judgment has been delivered and the plea for its review rejected। रिव्यू पिटीशन आपने डाला वो रिजेक्ट हो गया, उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास क्यूरेटिव पिटीशन बचता है। क्यूरेटिव पिटीशन कैन नॉट बी इंटरटेन्ड ओनली if the petitioner established that there was a violation of the principle of natural justice। क्या क्यूरेटिव पिटीशन उस हालात में नहीं किया जा सकता है, मतलब नहीं ले सकते हैं क्यूरेटिव पिटीशन का सहारा जब तक कि आप मतलब ये सिद्ध ना कर पाए कि आपका नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है। ओनली एंड ओनली इफ, जब तक कि पिटिशनर ये बात को साबित ना कर दे कि उसका नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है तब तक क्यूरेटिव पिटीशन नहीं मिलने वाला है। क्यूरेटिव पिटीशन मस्ट बी फर्स्ट सर्कुलेटेड टू द बेंच ऑफ द 3 सीनियर मोस्ट जज एक्सक्लूडिंग द जजेज हु पास द कंसर्न जजमेंट। अच्छा, जो ऑलरेडी जजमेंट सुनाया था क्या वो उसका बेंच का मेंबर नहीं होगा, ऐसा है क्या? जी नहीं, इसके सही जवाब है आपके एक ही केवल। देखिए क्यूरेटिव पिटीशन एक बात तो तय है कि ये लास्ट रिसोर्ट है, अंतिम विकल्प है आपके पास अपने आप को बचाने का। जो कि एक एडवर्स जजमेंट दिया गया है आपके खिलाफ ऑलरेडी डिलीवर्ड किया जा चुका है और जो चाहता है कि इसका रिव्यू रिजेक्ट हो गया है उसमें फिर से एक बार देख लिया जाए। इसका क्या मतलब है? इट इज़ अ मीन टू इंश्योर दैट देयर इज नो मिसकरेज ऑफ जस्टिस। न्याय का कभी अन्याय नहीं होना चाहिए एंड टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस। और अब्यूज ऑफ प्रोसेस एक तरह से जो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ हो गया हो गड़बड़, उसको रोकने के लिए अंतिम सहारा है। अशोक हुर्रा अशोक इस तरह का कोई जजमेंट था क्यूरेटिव पिटीशन के संबंध में, देख लीजिएगा आप। रूपा अशोक हुर्रा बनाम हुर्रा इस तरह का कुछ कोई केस है जिसमें शायद क्यूरेटिव पिटीशन का चर्चा है क्या। क्यूरेटिव पिटीशन इज द लास्ट रिसोर्ट, जैसे कि आपको बताया गया। आफ्टर एन एडवर्स जजमेंट हैज बीन डिलीवर्ड एंड प्ली फॉर इट्स रिव्यू रिजेक्टेड, इट मीन्स to ensure there is no miscarriage of justice and to prevent abuse of process। देखिए एक बात जान लीजिए, द कोर्ट रूल दैट a curative petition can be entertained
can be entertained if if the petitioner stabilize there was a violation of the principle of the natural justice, and he was not heard by the court before passing an order. कोर्ट ने उसको सुना नहीं, उनकी दलील नहीं सुनी। जैसे कि आप अगर भगत सिंह फिल्म देखिएगा तो आप उसमें बताया गया है बहुत ही बेहतरीन ढंग से किस तरह से पोर्ट्रेट किया गया है भगत सिंह के द्वारा अपना डिफेंड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल जस्टिस का मतलब उल्लंघन हो रहा था। ठीक है, बिना सुने ही उनको सजा देने की मतलब कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी, तो उस पर भगत सिंह के बहुत ही बेहतरीन डायलॉग है वहाँ पर। तो that he was not heard by the court before passing an order. It will also be admitted where a judge failed to disclose fact that raised the apprehension of bias. A curative petition must be first circulated to a bench of 3 senior-most judges, and the judges who pass the concerned judgment, if available, अगर है तो उन्हीं को दिया जाएगा जो पहले सुझा उसके मेंबर थे। ओनली व्हेन ए मेजोरिटी ऑफ जजेस कंक्लूड दैट, जब तीनों जज अपने मेजोरिटी के साथ इस बात को कंक्लूड कर दे कि दैट द मैटर्स नीड्स टू बी हियरिंग, जरूरी है सुनना भैया इसको, इट शुड बी लिस्टेड, तब तो आपको मौका मिल जाएगा क्यूरेटिव पिटिशन का एज फार एज पॉसिबल बिफोर द सेम बेंच, उसी बेंच को दिया जाएगा। ए क्यूरेटिव पिटिशन इज यूजली डिसाइडेड बाय जजेज इन चैम्बर, जनरली वो चैम्बर में ही डिसाइड हो जाता है तब तक जब तक कि कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ना हो जाए कि ओपन कोर्ट में होना चाहिए सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट टोल्ड दैट द सेंटर टू डिसाइड ऑन इट्स क्यूरेटिव पिटिशन सीक an additional 7,844 crore from the successor firms of the Union Carbide Corporation for giving the compensation to the victims of 1984 भोपाल गैस ट्रेजरी में जितने लोगों का कुछ क्षतिपूर्ति था जो कि 7,844 करोड़ रुपया बनता है, चुपचाप उनको दिया जाए। विद द रेफरेंस टू द नेशनल यूथ डे, फिर से नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस, consider following. It is celebrated on the birth anniversary of Swami Vivekananda to honor and cherish his ideals, teaching and contribution. The national government is celebrating this day as National Youth Day since 1985. 12 जनवरी से 1985 से मनाया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, 1986 या 1984 से मनाया जा रहा है। पहला स्टेटमेंट ही सही इनकरेक्ट नहीं है, बल्कि दूसरा भी इनकरेक्ट है। देखिए, बात नेशनल यूथ डे की करते हैं तो ये विवेकानंद के जयंती पर तो मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है, बीइंग द बर्थ डे ऑफ स्वामी विवेकानंद टू ऑनर एंड चेरिश हिज आइडियल टीचिंग एंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये 1984 से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दिस डे एज ए नेशनल डे, नेशनल यूथ डे, एंड सिंस 1985 द इवेंट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर। 1985 से इसको पूरे भारत में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्यों गलती हो गया? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विवेकानंद टू ऑनर एंड चेरिश द आइडियल टीचिंग एंड कंट्रीब्यूशन, ये तो सही है। स्वामी विवेकानंद जयंती ही तो मनाया जाता है यूथ डे के रूप में। Bureau of Energy Efficiency recently seen in news comes under the Bureau of Energy Renewable Energy, I think it's a B, Ministry of Power के तहत आता है। Bureau of Energy Efficiency is an agency of the Government of India under the Ministry of Power, created in March 2022 under the provisions of the nation's 2001 Energy Excavation। ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी किस मंत्रालय के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? 2002 में। ब्यूरो ऑफ एनर्जी का गठन 2002 में किया गया था। किस लिए किया गया था? नेशंस एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत किया गया था। तो
The agency is function is to develop program which will increase the conservation and efficient use of energy in India. सीलिंग फैन हैव कम अंडर द एम्बिट ऑफ मैंडेटरी स्टार लेवी। अब जो सीलिंग फैन है ना, जो आप लगाते हैं सीलिंग फैन, तो उसको भी स्टार लेवलिंग दिया जाएगा 1 जनवरी से, क्योंकि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इसको भी स्टार लेवलिंग में कंक्लूड कर लिया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तो ये तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। दिस इज द ईयर ऑफ द पॉलिसी क्राइसिस, okay, where risks are more interdependent and reciprocally damaging than ever. The urgency of a cost of living crisis dominates 2023 global risk report, which is a danger of deprioritizing the other risks. Consider the following statement regarding Central Consumer Protection Authority (CCPA) के बारे में पूछा जा रहा है। Central Consumer Protection Authority is a regulatory body established based on the provisions of the Consumer Protection Act 1986. It has the authority to pass the order, to refund, or inquiry into the matters relating to consumer rights, but not the power to recall goods or withdrawal of services. District collector has the power to investigate the complaint or a reference made to him by the central authority. पहला सही है, दूसरा गलत हो सकता है, दूसरा वो हटाइए पहले, और बाकी केवल और केवल डी सही है। ओनली 3। देखिए CCPA जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, एक नियामक बॉडी है जिसकी स्थापना 2020 में की गई प्रोविजंस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, क्योंकि उसको संशोधित किया गया है 1986 वाला को। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन 2020 के तहत किया गया है, 2020 में किया गया है। द प्रोविजंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 CCPA वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो ध्यान रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के तहत काम करता है। तो रही बात दूसरा का, इसलिए तो पावर एंड द फंक्शन इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूडिंग है? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेटिंग into the matters relating to the violation of the consumer rights और unfair trade practices, जैसे कि suo moto, और on a complaint received, suo moto भी लिया जा सकता है, या फिर complaint received और a direction from the central government, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्देश हो, recalling goods, वस्तु को वापस लेना पड़ेगा, withdrawal of services that are dangerous, hazardous, unsafe, passing an order to refund, पैसा वापस कीजिए, prices of goods or services so recalled to the purchaser of such goods or services, discontinuation of the practices which are unfair and prejudicial to the consumer's interest। तो सारे प्रथाएं जो अब तक आपकी चली आ रही थी, जिससे कहीं ना कहीं अनफेयर और प्रिजुडिशियल भावनाएं क्रिएट हो रही थी, उसको हटाइए। और देखिए बात, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दे दिया गया है इन्वेस्टिगेशन करने का, कंप्लेंट अगर होता है तो, और रेफरेंस मेड टू हिम बाय द सेंट्रल अथॉरिटी हो या कमिश्नर ऑफ रीजनल ऑफिसर रिगार्डिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। जितने प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, अगर उसमें किसी प्रकार का मिसगाइडिंग या मिसलीडिंग करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, अगर उसमें कोई भी स्टार कैटेगरी के लोग भी, बहुत बड़े बड़े पर्सनैलिटी, उसको भी गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया गया है, उसको भी फाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है। 1986 के अमेंडमेंट के बाद 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA इशू नोटिस टू द ई-कॉमर्स एंटिटी जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील फॉर द सेल ऑफ टॉयज इन द वायोलेशन to the standards directed for the compulsory use by the central government। तो स्टेट, तो CCPA के द्वारा हम ये जो बड़े बड़े जो जेंट कंपनियां हैं, जो ई कॉमर्स एंटिटीज़ हैं, उनको एक तरह से
चेतावनी दी गई है, डायरेक्शन दिया गया है कि आप जो खिलौना बेच रहे हैं ना, उस पर वायलेशन है। अगला क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। इट इज ए फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू दैट इज यूज्ड to test the legality of any legislation by the courts. It is a judicial innovation that originated in India and has been adopted by many democracies across the world. डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन भारत में ही नहीं है, और भी बहुत देशों में है क्या। तो दोनों बात तो जनरल सी स्टेटमेंट लग रही है, इसलिए पहला स्टेटमेंट ही सही है। लेकिन देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एक जुडिशियल रिफॉर्म है, कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू है, दैट इज यूज्ड टू टेस्ट द लीगलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन बाय द कोर्ट्स। इट वाज इवॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1973 लैंडमार्क रूलिंग in Keswanandan Bharti versus State of Kerala in a 7-6 verdict. A 13-judge constitution bench ruled that the basic structure of the constitution is inviolable and cannot be amended by the parliament. The origin of the basic structure doctrine found in the post-war German constitution law. ये जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से प्रभावित है। आफ्टर द नाजी रिजीम वाज अमेंडेड टू प्रोटेक्ट सम बेसिक लॉज, क्योंकि नाजी रिजीम के दरमियान बहुत गंदी गंदी, मतलब एक तरह से बहुत ही हद तक लोगों के अधिकार पर आक्रमण कर दिया गया था। तो जो जूरिस्ट नाना भोय पालकीवाला who appeared against the government relied on the writings of the professor Dietrich Conrad in support to the basic structure doctrine. अभी देखिए क्या है, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ स्पार्क्ड डिबेट ऑन द सेपरेशन ऑफ द पावर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अभी जो राज्यसभा के जो सभापति है ना, उनका सीधा आक्रमण है जुडिशरी पर। उनके विचार थोड़े से मतलब जनप्रतिनिधि के प्रति ज़्यादा सहानुभूति दिखा रहा है, और वो भूल गए हैं शायद इस बात को कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, उसमें कितने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व व्यक्ति शामिल है, और वो कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज़म हो रहा है। हमारे संसद में बैठे प्रतिनिधियों का जो हाल है, शायद उनसे वो परिचित है, लेकिन आंख मूंद रहे हैं वो। 42% ऐसे लोग हमारे संसद में कानून बनाने के लिए बैठे हैं, जो खुद कानून का बहुत बड़ा घोर विरोधक है, कानून के तोड़ने वाले हैं, विध्वंसक ही जब रचनाकार बन जाए तो क्या होगा उस देश का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्शन तो लेना पड़ता है जुडिशरी को, और इस बात के लिए उनको बधाई की पात्र है वो कि हमारे रक्षा के लिए तो कम से कम कोई बॉडी तो सुरक्षित है जो अभी तक बायसिंग ना हो। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद, ये जो क्या कहते हैं सो कॉल्ड कॉलेजियम प्रणाली, जिसमें दुनिया का एकमात्र देश भारत है जहाँ पर जज ही जज की नियुक्ति करते हैं, तो स्वाभाविक है एक हाथ से लो एक हाथ से दो। ये मार्कंडेय काटजू का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही मतलब यथार्थ लगता है। ओके, उस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात को माना जा सकता है कि धनखड़ जी का जो चिंता है वो शायद थोड़ा सा ठीक ही है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बासमती राइस। अब बासमती चावल की बात करते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड इन द गंगेटिक प्लेन एंड इट इज़ यूनिवर्सली नोन फॉर इट्स लॉन्ग ग्रेन साइज, हैवी टेक्सचर, बहुत खूबसूरत होता है, टेक्सचर मतलब बहुत फाइन होता है, बहुत महकता अच्छा है, बहुत डिलीशियस होता है, यूनिक इनहेरेंट अरोमा एंड फ्लेवर। इसके जो खुशबू है वो आपकी महुआ की खुशबू से भी कहीं बेहतर है। लाइक सेमी ड्वार्फ राइस varieties, basmati varieties require prolonged sunshine, high humidity and assured water supply. Haryana has the highest area under the basmati rice in country. Okay, चलिए पहला स्टेटमेंट बताइए, दूसरा स्टेटमेंट बताइए। दूसरा स्टेटमेंट में आप चांस ले सकते हैं, तीसरा स्टेटमेंट में चांस मत लीजिए। इसके सही जवाब है 2 और 3। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बासमती राइस जो है ना,
is a premium variety of rice that is cultivated in the Himalayan foothills of the Indian subcontinent, and it is universally known for its long grain. लंबा साइज होता है, इसके दाने दाने में आप इसको गिन सकते हैं. Fluffy texture, unique inherent aroma and flavor. Due to its unique quality attributes, basmati is widely consumed a variety of rice both domestically, globally, and India accounts for two-thirds of its global supply. भारत 2/3 ग्लोबल सप्लाई में आगे है बासमती चावल के मामले में. देखिए, लाइक बासमती ड्रॉप्स वेराइटीज लाइक सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज़ और भी बहुत से मतलब बोने आकार के जो वेराइटीज़ है. बासमती वेराइटीज़ रिक्वायर प्रोलॉन्ग सनसाइन, उसको थोड़ा सा सूरज की किरणें, हाई ह्यूमिडिटी, पानी का सप्लाई बना रहना चाहिए. बासमती वेराइटीज़ विद सुपीरियर कुकिंग, बासमती वेराइटीज़ विद सुपीरियर कुकिंग एंड ईटिंग characteristics can be produced if the crop mature in relatively cooler temperature. The high temperature required during the grain filling period reduce the cooking and eating quality. अगर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया ना पकने के समय तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है. तो इससे क्या होता है, इसका ईटिंग क्वालिटी ख़राब हो जाता है. तो एंड ईटिंग क्वालिटी फीचर्स ऑफ बासमती राइस लाइक कैरनल इलोगेनेशन एंड नन स्टिकनेस ऑफ कुक राइस. चिपकता नहीं है ये. The total area presently under the cultivation of basmati rice about 7,76,000 hectare in India, and its production estimated about 11,96,000 tons. 98-99 में सोच लीजिए. The largest area under the basmati rice is the state of Haryana. 60% हरियाणा बासमती राइस का उत्पादन करता है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश 17% केवल, पंजाब 16%. तो फूड For the first time in country, Food Safety Standard Authority of India (FSSAI) has specified the identity standard for basmati rice, including brown basmati rice, millet basmati rice, parboiled brown basmati rice, and millet parboiled basmati rice. Wide food safety standards, products standard, and food additive. First Amendment Regulation 2023 लाया गया है. अच्छा, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर. जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनका एक मतलब सम्मेलन होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस AIPOC IPOC is the apex body of the legislature in India that completed its 100 years in 2021. 100 साल हो गया इसका. Recently held conference concluded with the all state assemblies and council joining the national grid for legislative body. चलिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है पहला, दूसरा केवल और केवल बी. ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस IPOC इज अपेक्स बॉडी ऑफ द लेजिस्लेचर इन इंडिया. अभी अभी इसने 100 साल पूरा किया है 2021 में, क्योंकि इसका पहला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो शिमला में 1921 में हुआ था. ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस का पहला बैठक शिमला में 1921 में हुआ था, तो 100 साल हो ही गया. देखिए, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस रिजॉल्व दैट द ऑल लेजिस्लेटिव बॉडी विल टेक ऑल स्टेप टू जॉइन द नेशनल digital grid for the legislative body in the interest of greater efficiency, transparency, interconnectedness. ऑल इंडिया जो IPOC resolve the rules of procedure. प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो कॉन्फ्रेंस था उसने रिजॉल्व कर दिया है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी बी रिव्यूड कम्प्रीहेंसिवली. उसको बहुत ध्यान से देखा गया, समझा गया कि किस प्रकार से काम होना चाहिए हमारे संसद में. एंड मॉडल यूनिफॉर्म रूल्स बी फॉर्मुलेटेड इनकॉर्पोरेटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस
in order to secure greater participation of members and productive functioning of the House of Legislature. आप देखते ही होंगे, अगर कभी संसद की टीवी चलाइएगा तो आपको पता चल जाएगा संसद का हालात क्या है, इसके सेशन कितने होते हैं, बिलों पर चर्चा कितना होता है, अध्यादेश कितना आता है, विपक्ष का क्या रोल है और कितने संवाद बेहतर ढंग से होते हैं, हो हल्ला कितना होता है, कितना तरह से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है बार बार। हमेशा आप बैठ जाइए प्लीज़ प्लीज़, सबके अलावा वो सुनाई मिलने लगे। चर्चा तो आपको नाम मात्र का दिखता है, पता ही नहीं चल रहा कि चर्चा हो रहा है कि बसली बाजार। फिर बस बिल आता है, पता ही नहीं चलता बिल कब पास हो गया। 1 से 2 मिनट औसतन किसी बिल पर चर्चा होता है। गुलोटिन का इस्तेमाल खूब ज़्यादा हो रहा है। ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस की प्रथा हमारे देश में, धन विधेयक के रूप में बिलों का पेश होना, ये सब एक तरह से कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो संसदीय प्रणाली थी, जो संसद की जो भूमिका थी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं सेटबैक है सर। तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर का कॉन्फ्रेंस है, ये ऑफिस कहीं ना कहीं मदद करेगा इस बात को समझने में कि आने वाले समय में दुनिया के लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे कि भारत की संसदीय प्रणाली में कुछ सुधार हो। तो इसकी भूमिका आप लिख सकते हैं इस पर। 83वां ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड रिसेंटली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिम्फेटिक फिलाराइसिस। एलएफ के बारे में पूछा जा रहा है। लिम्फेटिक फिलाराइसिस is a neglected tropical disease which occurs when filaria या filarial parasites are transmitted to the humans through the mosquitoes। अच्छा, ये मॉस्किटो से फैलता है। WHO established global program to eliminate lymphatic filariasis to stop the transmission of infection by preventing chemotherapy to treat the entire at-risk population। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, दोनों सही है। देखिए, लिम्फेटिक फिलारिसिस जिसको जनरली एलेफेंटासिस बोलते हैं, हाथी पाव, इज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। इन्फेक्शन अकर व्हेन फिलारियल पैरासाइट्स आर ट्रांसमिटेड। जो फिलेरिया का जो पैरासाइट्स है ट्रांसमिटेड होता है ह्यूमंस थ्रू द मॉस्किटो, ये मच्छर के काटने से होता है। इन्फेक्शन इज यूजली अक्वायर्ड इन द चाइल्डहुड causing hidden damage to the lymphatic system। ये तो बचपन में ही हो जाता है इन्फेक्शन, और इसका डैमेज जो है बाद में दिखता है, उसको हिडन कहते हैं, हिडन lymphatic। WHO launched the global program to eliminate lymphatic filariasis in 2000। The elimination strategy is two component। सबसे पहला तो स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, पहले तो सबसे पहले ये जो चेन है उसको तोड़ो। दूसरा है टू alleviate the suffering of affected population, controlling morbidity in order to interrupt transmission। District in which lymphatic filariasis is endemic must be mapped out in a strategy of preventive chemotherapy called mass drug administration (MDA) implemented to treat the entire at the risk population। इसको रोकने के लिए MDA चलाया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चेयर्ड National Symposium on India's Roadmap to Eliminate Lymphatic Filariasis with the reference to the Financial Service Institution Bureau (FSIB). Consider the following statement. Financial Services Institution Bureau. Consider the following statement. It's a government body set up under the Department of Financial Services and headed by the Union Ministry of Finance. It is entrusted with the appointment of the full-time directors. It is entrusted with the appointment of the full-time directors and non-executive chairman of the state-run financial services institution.
FSIB will also be involved in formulating and developing business strategy for state-run banks and help them in their fundraising plans. Which are the correct? So everything only दो सही है. देखिए, Financial Services Institution Bureau (FSIB) is a government body set up under the Department of Financial Service. FSIB would be headed by the chairman, a central government nominee. The board would comprise Secretary of DFS, Chairman of IRDAI, and Deputy Governor of RBI. Additionally, it will have the three part-time extra members who are expert in banking and three more from insurance sector. FSB is interested with making the recommendation the appointment of full-time chairman state-run financial services institution. The final decision on FCV recommendation would be taken by the appointments committee of the cabinet headed by the prime minister. ध्यान रहे बहुत इंपॉर्टेंट बात है. The final decision of FCV recommendation would be taken by the appointments committee of the cabinet. जो appointments committee उसका चेयरमैन पूछ देगा कौन है बताइए. So that would be very remembering points. Appointment committee of the cabinet headed by prime minister. और तीसरी बात, FCIB would also issue guidelines for selecting the general manager and directors of the public sector insurance company. ठीक है, इसके डायरेक्टर का चयन कैसे हो, इंश्योरेंस कंपनीज के डायरेक्टर का चयन कैसे हो. It also be involved in formulating and developing business strategy for the state-run banks, help them in their fundraising plans. It also monitor and assess the performance of the public sector banks, government-owned financial institutions, and insurance companies. आप कितने लेट से शुरू करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको शुरू करना जरूरी है. इट डज नॉट मैटर हाउ स्लो यू गो, सो लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप. तब तक जब तक कि आप रुकते नहीं. आप कितना भी स्लो चलिए, बस आप रुकिए मत. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.